हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओएनजीसी की, जो कि भारत में जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की प्रोडक्शन होती है उसमें सबसे बड़ा योगदान रखती है। और पिछले कई सालों से जो इनकी प्रोडक्शन है लगातार घट रही है। लेकिन अब ओएनजीसी की सीनियर मैनेजमेंट ने बोला है कि ये अपनी जो घटती हुई प्रोडक्शन है उसको रिवर्स करेंगे और फाइनेंशियल ईयर 2025 तक अपनी प्रोडक्शन को ये 18% बढ़ाने का टारगेट रखते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको ओएनजीसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी ओवरव्यू की, तो ओएनजीसी, जिसकी की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये भारतीय गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन कंपनी है। इसको महारत्ना का स्टेटस मिला हुआ है और ये भारत की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी है। लगभग 2/3 जितनी भी भारत में क्रूड ऑयल और गैस की प्रोडक्शन की जाती है उसके लिए ओएनजीसी रिस्पॉन्सिबल है। और जो ये क्रूड ऑयल इनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको जो डाउनस्ट्रीम कंपनी है जैसे कि आईओसी हो गई, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, ये रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। और इससे ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नाफ्था, कुकिंग गैस, ये सभी ये बनाते हैं और उसको फिर एंड जो यूजर है उनको बेचते हैं। अगर हम ओएनजीसी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनकी काफी सारी सब्सिडरीज कंपनी है, जैसे कि ओवरसीज में जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की, उसके लिए इसकी ओएनजीसी विदेश है 100% सब्सिडरी। रिफाइनरी में इनकी एचपी और जो एमआरपीएल है उसमें इनकी शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा इनकी पाइपलाइन है, कुछ जॉइंट वेंचर है, एलएनजी में इनकी हिस्सेदारी है। तो इस तरह से ये कंप्लीटली जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का स्पेस है वहां पे एक बहुत बड़ी कंपनी है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आपको पता होगा कि भारत में जितना भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस यूज किया जाता है उसका 85% हम भारत से बाहर के जो देश हैं, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, रशिया हो, यहां से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन 15% के आसपास जो है, जो हमारी कंजम्पशन है, उसको हम जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से भी पूरा करते हैं। और इस 15% का जो लगभग 2/3 है वो सरकारी जो कंपनी ओएनजीसी है इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड दिखेगी, वो भी कुछ हद तक प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ प्राइवेट प्लेयर आपको दिखाई देंगे जैसे कि रिलायंस हो गई, वेदांता की केन हो गई, वो भी भारत में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ओएनजीसी की अगर बात की जाए तो पिछले 10 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया है जबकि इनकी जो आउटपुट है उसमें लगातार कमी आ रही है। आप ये डेटा देख सकते हैं कि 2017-18 में जो सरकारी कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था वो 24.2 मिलियन मेट्रिक टन था, जो कि अब घट करके 2021-22 में 21.5 रह गया था। और इसका रीजन ये है कि जो इनकी फील्ड्स हैं वो लगातार पुरानी हो रही हैं, उनकी उम्र हो रही है, तो वहां से जो एक्सप्लोरेशन है उसमें कमी देखी जा रही है। और गवर्नमेंट ने तो यहां तक सोचा था कि जो इनकी बिगेस्ट ऑयल और गैस फील्ड्स हैं उसको कोई किसी प्राइवेट या फॉरेन कंपनी को दे देते हैं ताकि वो वहां पे आउटपुट बढ़ा पाए। लेकिन हमेशा से जो ओएनजीसी की इंटरनल टीम है, जो एम्प्लॉइज हैं, वहां से इस चीज को लेकर के रेजिस्टेंस मिला है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्राइवेट या फॉरेन कंपनी को दिया जाए। तो अब जब इनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है तो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि 59,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 20 मेजर प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा, जिससे कि जो इनकी एक KG-D5 आपने सुना होगा, जो इनकी ऑयल और गैस रिजर्व्स मिले हैं, वहां पे ये प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और साथ साथ में जो मुंबई हाई फील्ड्स हैं वहां पे रीडेवलपमेंट की जाएगी ताकि जो एजिंग फील्ड्स है वहां से ज्यादा ऑयल को एक्सप्लोर किया जा सके और गैस को एक्सप्लोर किया जा सके। तो KG-D5 इनको एडिशनल आउटपुट में मदद करेगा और मुंबई हाईवे पे जो रीडेवलपमेंट होगी उससे इनकी जो नेचुरल डिक्लाइन हो रहा है प्रोडक्शन में उसमें उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि जो पहला ऑयल है KG-D5 फील्ड से वो मई 2023 में निकाला जाएगा और इसका पीक 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा ये हर साल 30,000 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जिससे कि जो नेचुरल डिक्लाइन हो रहा है इनकी आउटपुट में, पुरानी जो इनकी फील्ड्स है, वहां से ये अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाते रहेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके। और अब अगर बात की जाए कि भाई कितनी एडिशनल आउटपुट की जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि जो इस साल का टारगेट है उसमें 30.8 जो मिलियन मेट्रिक टन है वो ओवरऑल भारत में प्रोडक्शन का टारगेट है, जिसमें कि लगभग 19.9 जो मिलियन मेट्रिक टन है वो ओएनजीसी का टारगेट है।
लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है वो इस साल में यानी कि 22-23 में 22.823 मिलियन टन हो सकती है, और गैस की 22.099 जो बिलियन क्यूबिक मीटर है वो हो सकती है। अगर आप यहाँ पे टारगेट देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ओवरऑल 36 बिलियन क्यूबिक मीटर का जो टारगेट है उसमें 20.4 बिलियन क्यूबिक मीटर आपको ओएनजीसी का दिखाई देगा। और अगले साल में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो ये 22.823 मिलियन टन है इसको बढ़ा करके 24.636 कर दिया जाएगा, और 2024-25 में 25.689। सिमिलरली नेचुरल गैस भी अगले साल में बढ़कर के 25.685 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी, और उसके बाद 27.529 बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी कि 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ओवरऑल इनकी प्रोडक्शन 18% तक की बढ़ने की उम्मीद है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या करंट प्राइस पे हमें ओएनजीसी का शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 3% की रिटर्न दी है। पिछले एक साल में तो इनका शेयर लगभग 12.5% गिरा है। हालांकि ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करते हैं, 7% से भी ज्यादा इनकी डिविडेंड यील्ड है। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर में देखें तो ऑलरेडी ये अगस्त और नवंबर में डिविडेंड अनाउंस कर चुके हैं, दोनों को मिलाकर के लगभग 10 रुपए का डिविडेंड है। और इससे पहले अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसमें इन्होंने लगभग आप बोल सकते हैं कि ये हो गया 7 रुपए 35 पैसे, और लगभग 9 रुपए 10 पैसे का डिविडेंड दिया है। तो 7% के आसपास की इनकी डिविडेंड यील्ड है, तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक चाहते हैं तो ओएनजीसी एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा टिकर टेप के जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है उसके हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 170 होना चाहिए, हायर साइड पे 221, लोअर साइड पे 108। तो जो आज के आसपास की जो क्लोजिंग चल रही है वो 135 के आसपास है। तो उस हिसाब से तो ये अपने जो एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। इसके अलावा लार्ज कैप कंपनी है, पीई पीबी रेशो एक्साइटिंग लगती है, और प्रॉफिटेबल कंपनी है। डेट टू इक्विटी भी 0.42 है जो कि ठीक ठाक कहा जा सकता है। तो अगर आपको इस सेक्टर में भरोसा है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।